लिली आंद्रे से रुखसत होने के बाद मैं एक ट्रैवल एजेंसी के दफ्तर जा पहुंचा। वहां से मालूम हुआ कि शीगोराई के लिए बराह रास्त फ्लाइट 2 रोज से कबल नहीं मिल सकेगी। अलबत्ता कनेक्टेड फ्लाइट के जरिए हम उसी रोज शीगोराई के लिए रवाना हो सकते थे। मुझ में इंतजार की ताब नहीं थी। मैंने उसी फ्लाइट के 2 टिकट हासिल कर लिए। तेल अवीव से वो फ्लाइट शाम 6 बजे रवाना होना थी। ट्रैवल एजेंसी से निकलकर मैं सोचने लगा कि अब किधर जाऊं। डेनिस के फ्लैट वापस जाना मुनासिब नहीं था। रात भर जागने की वजह से मुझ पर नींद का भी गलबा हो रहा था। लिहाजा मैंने सोचा कि पहले लकी हावर्ड उसकी कार वापस कर दूं और टिकट भी उसके हवाले कर दूं, फिर देखा जाएगा। लकी हावर्ड के घर पहुंचा तो मुलाजिम ने बताया कि लकी आराम गाह में है। बोला बीबी साहिबा ने कहा था कि आप जैसे ही आए आपको उनके पास भेज दिया जाए। मैंने कहा मैं तो कार वापस करने आया था, अब मैं जा रहा हूँ। मुलाजिम बोला आप उनसे मिले बगैर न जाएं। उन्होंने खास तौर पर इस बात की ताकीद की थी। मैंने पूछा मिसेज हावर्ड कहाँ है? वो बोला वो तो अपने कमरे में है, आप सीधे बीबी साहब के कमरे में चले जाएं। मैं चारों नाचार ऊपरी मंजिल की तरफ चल पड़ा। लकी की आरामगाह ऊपर ही की मंजिल पर थी। कमरे का दरवाजा मुकफ्फल नहीं था। मैंने दरवाजे पर 2 बार दस्तक दी। अंदर से लकी की नींद में डूबी हुई आवाज आई, कौन है? अंदर आ जाओ। मैं दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। खिड़कियों के पर्दे खिंचे होने की वजह से अंदर खासी तारीकी थी। मैं चूंकि बाहर तेज रोशनी से आ रहा था, इसलिए मुझे फौरी तौर पर कुछ नजर ना सका। अलबत्ता लकी ने मुझे फौरन ही पहचान लिया। अरे डेनिस तुम? इस बार उसकी आवाज में नींद का असर नहीं था। लाइट जला लो। मैंने स्विच ऑन किया और कमरा रोशन हो गया। लिली बेड पर नीम दराज थी। उसकी आंखों में डोरे तैर रहे थे। मैंने अंदाजा लगाया कि कमरे में मेरी आमद के वक्त उसने चादर ओढ़ रखी थी, मगर मुझे देखते ही उसने दानिस्ता अपने ऊपर से चादर हटा दी ताकि शबखाबी के महीन लिबास से अपने झलकते हुए जिस्म की बिजलियां मेरे होशो हवास पर गिरा सके। मेरी नजरें झुक गईं और मैं कुर्सी की तरफ बढ़ गया। मैंने कहा मैं ये बताने आया हूँ कि आज शाम की फ्लाइट से शीगोराई रवाना हो रहा हूँ। तुम्हारे लिए भी मैंने टिकट खरीद लिया है। मैंने टिकट उसकी समत उछाल दिया। वो उठकर बैठ गई। उसका चेहरा खुशी से खिला पड़ रहा था। उसने कहा लेकिन इस बार हम यहाँ से इकट्ठे निकलेंगे। मैंने कहा इकट्ठे कैसे चल सकते हैं? मुझे सख्त नींद आ रही है और मैं सोना चाहता हूँ। वो बोली तो सो जाओ, तुम्हें किसने रोका है? मैं 3 बजे तक उठा दूंगी। मैंने मायूसी से कहा यहाँ सोना तो मुझे मुमकिन नजर नहीं आता। तुम्हारी हरकतें मुझे सोने नहीं देंगी। वो झुंझला गई, बकवास मत करो, मैं तुम्हें काटने को दौड़ रही हूँ। मैंने बौखला कर कहा लेकिन मैं सोऊंगा कहाँ? बोली बेड पर आ जाओ, मैं सोफे पर लेट जाऊंगी। मैंने कहा नहीं, मैं सोफे पर सो जाऊंगा, तुम लेटी रहो। उसने आंखें निकाली, कह जो दिया एक बार, और मैंने इसमें आफियत जानी कि उसकी बात मान लूं। मैंने बेड पर लेटकर आंखें बंद कर ली। कमरे की रोशनी बुझाकर लकी हावर्ड सोफे पर जा लेटी। मुझे फौरन ही नींद आ गई और जब आंख खुली तो लकी का चेहरा मेरे चेहरे पर झुका हुआ था। मुझे जागते देखकर उसने कहा तुम्हें नींद बहुत आती है, 3 बज रहे हैं, अब उठ जाओ, कब तक सोते रहोगे? मैंने गुस्सा जब्त करते हुए कहा ये क्या बेहूदगी है लकी, क्या तुम चाहती हो कि मैं तन्हा ही शीगोराई चला जाऊं? वो चौंक कर अचानक ही पीछे हट गई। मेरे लहजे ने उसके जज्बात को सर्द कर दिया था। वो झल्लाए हुए अंदाज में बेड से उतरी और पैर पटकती हुई बाथरूम में घुस गई। मैंने सुकून का सांस लिया। 1 घंटे के बाद मैं और लकी एयरपोर्ट पर थे। मुझे अपने सूटकेस की फिक्र लाहक थी। मैंने मालूम किया तो पता चला कि मेरा सूटकेस तो शीगोराई पहुंच चुका है और वहां मुझे मिल जाएगा। तैयारा तेल अवीव एयरपोर्ट से फजा में बुलंद हुआ तो मैं गैर मुतमईन नहीं था। तेल अवीव में अगरचे मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सका था जिसे फलस्तीनियों के मकासद के लिए बहुत ज्यादा कारआमद कहा जा सकता था, लेकिन ये भी कम तो नहीं था कि मुस्तकबिल में कोई मौसर कार्रवाई करने के लिए तेल अवीव में मैंने चंद शनासाइयां पैदा कर ली थी। और सबसे बढ़कर ये कि मेरे बराबर वाली सीट पर ऑलिव हावर्ड का बहुत बड़ा सरमाया बराजमान था। मैंने फैसला कर लिया था कि लकी हावर्ड को यरगमाल बनाकर ऑलिव हावर्ड के चुंगल से तहजीब मैल्कम एक्स को छुड़ाकर ही दम लूंगा। अब मेरे सामने फौरी नौयत का मसला ये था कि क्या शीगोराई में हम अपनी आमद को पोशीदा रख सकेंगे। उस अफ्रीकी रियासत के बारे में जो मालूमात मुझे हासिल हुई थी उनके मुताबिक शीगोराई की कौमी आमदनी का इन्हिसार कानों से बरामद होने वाले तांबे पर था, लेकिन हाल ही में वहाँ तेल के ज़खायर भी दरियाफ्त हुए थे, जिसकी वजह से शीगोराई की मौशी हालत बहुत बेहतर थी। शीगोराई में ऑलिव हावर्ड जनरल बिल का मेहमान था। अगर वहाँ हमारी शख्सियत छुपी न रह सकी तो शायद दुश्वारियाँ पैदा हो सकती थीं। डेनिस के मेकअप में होने की वजह से मुझे तो ज्यादा खतरा नहीं था, लेकिन लकी फौरन पहचान ली जाती। मैं बराह रास्त लकी से ये नहीं कह सकता था कि वो ऑलिव हावर्ड से पोशीदा रहे और मुझे इस मसले का हल दरियाफ्त करना था। काफी सोच विचार करने के बाद मेरे जहन में एक तरकीब आ ही गई। मैंने कहा लकी डियर, एक मसला मुझे बहुत परेशान कर रहा है। उसने पूछा वो क्या? मैंने कहा शीगोराई में तुम्हारे दाखिले की इत्तला अगर तुम्हारे डैडी को मिल गई तो वो तुम्हें अपने पास बुलवा लेंगे और हमारे दरमियान एक बार फिर जुदाई हो जाएगी। उसकी जबीन शिकन आलूद हो गई। बोली क्यों, तुम भी मेरे साथ ही चलना?
मैंने कहा इसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर सोच लो हमारी आज़ादी सलब हो जाएगी। आज़ादी सलब होने वाली धमकी कारगर साबित हुई। बोली तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इसका तोड़ भी तो कोई नहीं है। मैंने कहा अगर किसी तरह हम खुद को दूसरों की नजरों से पोशीदा कर लें तो सैरो तफरी करने के बाद तुम्हारे डैडी से आसानी मिल सकेंगे। उसने कहा मुमकिन है इस दौरान मम्मी उन्हें मुत्तला कर दें कि मैं शीगोराय आई हुई हूँ। मैंने कहा अगर ऐसी कोई बात हुई तो तुम अपने डैडी को ये कहकर मुतमईन कर सकोगी कि तुम अपने तौर पर पुरस्कार अफ्रीका की सैर करना चाहती थी। वो बोली ये तो बात की बात है, पहला मसला तो ये है कि हम वहाँ खुद को पोशीदा कैसे करेंगे। मैंने कहा मेरे पास मेकअप का ऐसा सामान मौजूद है जिसके जरिए आर्जी तौर पर शक्ल तब्दील की जा सकती है। लकी हैरान होकर बोली कमाल है, ऐसा तो फिल्मों में होता है, तुम भी ये काम कर सकते हो। मैंने कहा मुझे इसमें ज्यादा महारत तो नहीं है, लेकिन फिर भी चेहरों में इतनी तब्दीली तो हो ही जाएगी कि कोई हमें आसानी से नहीं पहचान सकेगा। बोली बहुत अच्छे, तब तो बड़ा मजा आएगा, हम खुलेआम आजादाना तौर पर खूब सैरो तफरी करेंगे। शीगोरा एयरपोर्ट की बिल्डिंग बड़ी शानदार थी और वहाँ अमरीकी कंपनियों के साइन बोर्ड्स की बहुतात से अंदाजा होता था कि इस रियासत पर अमरीकी असरात बहुत गहरे हैं। मुझे वहाँ से अपना सूटकेस हासिल करने में कोई दिक्कत न हुई। हम रात के वक्त शीगोराय पहुंचे थे, मगर उस वक्त भी वहाँ सख्त गर्मी थी। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर हम एक टैक्सी में बैठकर चल पड़े। मैंने टैक्सी ड्राइवर से कह दिया था कि वो हमें किसी निचले दर्जे के होटल में ले चले। थोड़ी देर के बाद टैक्सी ने हमें एक निचले दर्जे के होटल के सामने उतार दिया। ये कुछ ज्यादा ही निचले दर्जे का होटल साबित हुआ, जो क़याम के लिए किसी तरह भी मौजूद नहीं था। मगर मैं वहाँ मुस्तकिल क़याम की नीयत से तो आया नहीं था। प्रोग्राम ये था कि वहाँ कुछ देर रुककर मेकअप करने के बाद हम वहाँ से निकल जाएंगे। मैंने पेशगी किराया अदा करके वहाँ एक कमरा हासिल कर लिया। वो उस होटल का सबसे अच्छा कमरा था, मगर उसे किसी भी तरह कमरा नहीं कहा जा सकता था। मुमकिन है जानवर बांधने के लिए वो कोई मुनासिब कोठरी कही जा सकती हो, मगर आदमियों के क़याम के लिए वो जगह हर लिहाज से नामुनासिब थी। कमरे में पहुंचते ही मैंने मेकअप का सामान निकाल लिया। एक मखसूस लोशन के जरिए लकी की नाक, होंठ और पलकें मुतवर्रम होकर भारी होने लगी थी। दूसरे लोशन ने उसकी दूधिया रंगत को स्याह कर दिया और फिर मसनूई रंगत के जरिए उसके बाल घने स्याह करने के बाद कॉन्टैक्ट लेंस के जरिए उसकी आंखें भी स्याह हो गईं। 1 घंटे की मेहनत शाक़ा के बाद मैंने उसे आईना दिखाया। आईना देखकर वो मारे खौफ के चीख पड़ी, ओह मेरे खुदा, ये तुमने मेरा क्या हुलिया बना दिया है। मुझे तो खुद से भी खौफ आने लगा है। मैंने नरमी से कहा बात जरूरत की है लकी, इस माशरे में दूसरों की निगाहों से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है। वो बोली तुम्हारी बात दिल को लगती है, मगर इतनी खौफनाक सूरत मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। मैंने कहा अगर मैं ये कहूँ कि इस रूप में तुम मुझे दुनिया की सबसे हसीन लड़की लग रही हो तो तुम क्या करोगी। उसने अजीब सी नजरों से मुझे देखा। बोली अगर मुझे इस बात पर यकीन आ जाए तो मुस्तकिल तौर पर ये रूप इख्तियार कर लूं। मैंने हंसकर कहा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम ये बताओ कि तुम्हें किसी किस्म की उलझन तो नहीं हो रही। लकी ने कहा हरगिज नहीं, मेरे होंठ अगरचे मोटे हो गए हैं लेकिन मुझे इनमें वजन महसूस नहीं हो रहा, सब कुछ पहले ही के मानिंद है। मैंने कहा बस तो फिर ठीक है, तुम जरा देखती रहो, मैं भी तुम्हारी तरह स्याह फाम बनने जा रहा हूँ। मैंने डेनिस का मेकअप उतार दिया और अपने चेहरे पर भी मेकअप करने लगा। कुछ देर के बाद मैं भी स्याह फाम नजर आ रहा था। लकी और मेरे जिस्म के सारे खुले हुए हिस्से स्याह हो चुके थे। लकी ने हंसकर कहा इसे कहते हैं जैसा देश वैसा भेस, अब क्या प्रोग्राम है। मैंने कहा अब यहाँ से निकल चलते हैं, किसी और होटल में मिस्टर और मिसेज टोबू की हैसियत से क़याम करेंगे। अब हमें ये खतरा नहीं रहेगा कि कोई खुसूसियत से हमारी तरफ मुतवज्जे होगा। बदली हुई शक्ल की वजह से बाहर निकलने में हमें ज्यादा दिक्कत न हुई। हमारी अगली मंजिल एक 5 स्टार होटल था। 5 स्टार होटल में डबल बेड कमरा मिस्टर माइकल टोबू और मिसेज जिल टोबू के नाम से हासिल किया गया। मुझे सबसे ज्यादा खतरा लकी की तरफ से था। एक कमरे में उसके साथ रात गुजारना खुद को बड़े इम्तिहान में डालने के मुतरादिफ था, मगर ख्वाबावर दवा की शीशी मेरे हमरा थी और उसके खिलाफ मेरा सबसे मौसर हथियार थी। शीगोराय को देखकर अंदाजा होता था कि दीगर बहुत से पसमानदा ममालिक की मानंद यहाँ भी सिर्फ 2 ही तबके पाए जाते हैं, एक बहुत ज्यादा मुतमव्विल तबका और दूसरा इंतहाई गरीब तबका। वो इलाका जिसमें वो होटल था जहाँ हम पहले ठहरे थे, दूसरे तबके के लोगों का इलाका था, जहाँ के लोगों की उम्रें 2-2 वक्त की रोटी की जिद्दोजहद करते गुजर जाती हैं, जबकि शहर का इलाका आंखों को चकाचौंध कर देता था। बुलंदोबाला शानदार इमारतें, कारों के शोरूम और चमकती दमकती सड़कों पर रंग बरंगे जलते बुझते नियॉन साइन देखकर किसी अजनबी को ये गुमान भी नहीं गुजर सकता था कि यहाँ अमारत की तरह गुर्बत भी अपनी इंतहा पर होगी। 5 स्टार होटल का कमरा हस्बे तवक्को बहुत आरामदेह साबित हुआ। लकी हार्वर्ड ने जल्दी जल्दी सूटकेस खोलकर सामान तरतीब से रख दिया। उसने पूछा अब क्या इरादा है। मैंने जमाई ली, कहा इस वक्त तो नींद आ रही है, फिलहाल तो सोते हैं, सुबह उठकर सोचेंगे।
वो इठला कर बोली, दिन भर तो सोए हो, अब फिर नींद आ रही है। मैंने कहा, तुम्हें नींद नहीं आ रही तो तुम जागो, मैं तो अब सोऊंगा, मैंने कहा, और कपड़े तब्दील करने के लिए बाथरूम में घुस गया। कपड़े तब्दील करके वापस निकला तो लकी अपने हाथ में शब ख्वाबी का लिबास लिए खड़ी थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। मैं जानता था कि वो अपनी हरकतों से बाज आने वाली नहीं, मुझे सुकून से सोने नहीं देगी। चुनाचे में बेड पर जाकर लेट गया और जेब से ख्वाबावर दवा की शीशी निकाल ली। इससे पहले कि वो बाथरूम से वापस आए, मैंने ख्वाबावर दवा के चंद कतरे उसके तकिए पर गिरा दिए और आंखें बंद करके लेट गया। चंद लम्हों के बाद मुझे उसकी आवाज सुनाई दी, तुम इस कदर शर्मीले क्यों हो? मैंने आंखें खोल कर देखा, वो कमरे के वस्त में खड़ी थी। मैंने पुरसुकून अंदाज में कहा, लाइट ऑफ करके नाइट बल्ब जला लो और अगर सोना है तो सो जाओ। उसने बहुत खुश होकर मेरी हिदायत पर अमल किया। फिर बेड पर आते ही मुझसे चिपकने की कोशिश की। मैंने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, तुम आखिर इतनी जल्दबाज क्यों हो? बोली, तुम पहले आदमी हो जिसे मुझसे ये शिकायत पैदा हुई, वरना आज तक तो हर एक मुझे सर्द महर और काहिलुल वजूद ही कहता चला आया है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, फिर भी इतनी जल्दी क्या है? मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा। बोली, तुम्हारी सर्द महरी देखती हूँ तो महसूस होता है जैसे मैं लड़की नहीं, घास फूस का कोई ढेर हूँ। क्या मुझ में इतनी कशिश भी नहीं है कि तुम मुझे निगाह भर कर ही देख लो? मैंने कहा, तुमने तो मेरे होशो हवास पर बिजलियां गिरा दी हैं, वरना मुझे पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं था कि तुम्हें अपने साथ ले आता। बोली, तुम बहुत बड़े फ्रॉड हो, दुनिया के सबसे बड़े झूठे, मुझे बहला रहे हो। उसने तकिए पर सर रख दिया। मुझे यकीन था कि अब उसे होशो खिरत से बेगाना होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। वो बोली, तुम बहुत कठोर हो, संग दिल हो, तुम्हें दूसरों के जज्बात का जरा अंदाजा नहीं। उसकी आवाज बतदरीज डूबती चली जा रही थी और फिर बड़बड़ाते हुए वो सो गई और मैंने सुकून का सांस लिया। रात सुकून से गुजर गई। सुबह उसके बेदार होने से कबल ही मैं उठ गया और मैंने तैयार होकर कमरे से निकल भागने में देर न की। ये अंदाजा करना ज्यादा दुश्वार नहीं था कि उठने के बाद वो किस कदर शदीद रद्द अमल का इजहार करेगी। ऐसे में उससे दूर रहना ही मुनासिब था। मैं बड़े इत्मीनान से चलता हुआ डाइनिंग हॉल में जा पहुंचा और सुकून से नाश्ता करने लगा। नाश्ता खत्म होने से कबल ही डाइनिंग हॉल के दरवाजे पर मुझे लकी नजर आई। उसने सिर्फ लिबास तब्दील किया था और उठते ही मुझे तलाश करती हुई यहाँ तक आ पहुंची। वो शदीद गुस्से में नजर आ रही थी। डाइनिंग हॉल में चंद ही मेजें आबाद थीं। लकी की नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी, वो तीर की तरह मेरी तरफ लपकी। उसने बड़े गुस्सीले लहजे में कहा, तुम सख्त बेहुदा आदमी हो। मैंने मुतहय्यराना लहजे में कहा, क्या बात हो गई, बैठ जाओ। वो मुझे घूरते हुए एक कुर्सी खिसका कर उस पर बैठ गई। बोली, मैं तुम्हारे साथ इसलिए तो नहीं आई थी, तुमने मेरी एक रात और बर्बाद कर दी। मैंने खुश्क लहजे में कहा, अहमकाना बातें मत करो, अपनी नींद पर तो तुम्हें काबू है ही नहीं, मुझे बिला वजह ही बुरा भला कह रही हो। वो तशवीशामेज सोच में पड़ गई। बोली, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ऐसा दूसरी बार हुआ है और दोनों बार तुम ही मेरे साथ थे, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने सुनी अनसुनी करते हुए कहा, नाश्ता करोगी? बोली, और तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, अकेले ही नाश्ता करने चले आए। मैंने कहा, मैंने तुम्हें कई आवाजें दी मगर तुम तो घोड़े बेचकर सो रही थी। मजबूरन मैं अकेला ही नाश्ता करने चला आया, बहुत जोर की भूख लग रही थी। उसने मुझे घूरा। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें भी देख लूंगी, मंगवाओ नाश्ता। मैंने उसके लिए भी नाश्ते का ऑर्डर दे दिया। नाश्ते के दौरान वो मुसलसल मेरे कान खाती रही और मैं मुबहम से जवाबात देकर उसे टालता रहा। मेरा जहन तो ऑलिव हार्वर्ड में उलझा हुआ था और मैं उस तक पहुंचने के लिए अपने अगले इकदाम पर गौर कर रहा था। नाश्ते के बाद मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने लकी से कहा, तुम होटल में ही रुको, मैं जरा कंपनी के ऑफिस को अपनी आमद से मुत्तला कराऊं। लकी ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैंने कहा, मैं कहीं तफरी करने नहीं जा रहा कि तुम्हें भी साथ ले जाऊं। ये मेरी मुलाजमत का मामला है और तुम्हारा मेरे साथ जाना किसी तरह भी मुनासिब नहीं होगा। लकी ने पूछा, तुम्हारी वापसी कब तक होगी? मैंने कहा, ज्यादा देर नहीं लगेगी और मैं होटल से बाहर निकल आया। शिगुराई की सड़कों पर ट्रैफिक सैलाब की सूरत बह रहा था। फुटपाथ पर काफी तादाद में लोग पैदल चलते हुए भी दिखाई दे रहे थे। मैं भी पैदल ही चल पड़ा। मेरा इरादा था कि जनरल बिल के जाती नंबर पर फोन करके ऑलिव हार्वर्ड के बारे में मालूम करने की कोशिश करूंगा। ये मालूम करना जरूरी था कि ऑलिव हार्वर्ड यहाँ है भी या नहीं। उस जैसे सीमाब सिफत आदमी से किसी एक जगह टिक कर बैठने की तवक्को करना अबस था। जनरल बिल का जाती नंबर जो लकी ने मुझे बताया था मेरी यादाश्त में महफूज था। मामला चूंकि बहुत बड़ी शख्सियत के फोन का था, इसलिए मैंने होटल से फोन करना मुनासिब नहीं समझा था। मोहतात रहना बहरहाल जरूरी था। कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक केमिस्ट की दुकान नजर आई। मैं दुकान में दाखिल हो गया और मालिक से इजाजत लेकर जनरल बिल का फोन नंबर डायल करने लगा। दूसरी तरफ से एक सुरीली निस्वानी आवाज सुनाई थी। गालिबन वो जनरल बिल की पर्सनल सेक्रेटरी थी। मैंने कहा, मिस्टर ऑलिव हार्वर्ड से बात करना है। वो बोली, वो तो तशरीफ नहीं रखते सर, आप कौन साहब बात कर रहे हैं? मैंने पूछा, उनसे कब बात हो सकेगी? बोली, परसों से कबल शायद बात ना हो सके। आप कौन साहब बात कर रहे हैं? अगर कोई मैसेज है तो दे दें, उन तक पहुंच जाएगा।
मैंने कोई जवाब दिए बगैर फ़ोन बंद कर दिया और कॉल के पैसे अदा करके दुकान से बाहर निकल आया। इसका मतलब था कि ऑलिव हार्वर्ड शीगोराय में मौजूद नहीं था, नीज उसकी वापसी 2 रोज से कबल नहीं होगी। ये मालूम करने का कोई जरिया नहीं था कि वो कहाँ गया हुआ है, लिहाजा उसकी वापसी तक मुझे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना होगा। मैं चाहता तो फ़ोन पर उसके लिए पैगाम छोड़ सकता था कि मैं अली यार खान बोल रहा हूँ और उसकी बेटी लकी हार्वर्ड मेरे कब्जे में है। अगर वो अपनी बेटी की खैरियत चाहता है तो तहजीब मैल्कम एक्स को मेरे हवाले कर दे, वरना उसकी बेटी की जिंदगी की जमानत नहीं दी जा सकती। लेकिन मैंने उसके लिए कोई पैगाम छोड़ने से गुरेज किया। ऑलिव हार्वर्ड के ख्याल में तो मैं बम के धमाके में मर चुका था। वो मेरी तरफ से बेफिक्र था और मैं उसे कबल अज़ वक्त होशियार नहीं करना चाहता था। होटल वापस पहुंचा तो लकी कमरे में मौजूद नहीं थी। कुछ देर इंतजार के बाद भी जब वो वापस न आई तो मैं तशवीश का शिकार होकर उसे तलाश करने निकला। वो मुझे होटल के लाउंज में मिली, मगर वो तन्हा नहीं थी। उसके साथ एक तवीलुल कामत सुर्ख व सफ़ेद रंगत वाला शख्स भी था जो गालिबन अमरीकी बाशिंदा था। दोनों बड़ी बेतकल्लुफी से बातें कर रहे थे। लकी के साथ एक अजनबी को देखकर मैंने वापस पलट जाना चाहा, मगर लकी की नज़र मुझ पर पड़ गई। उसने दूर ही से हाथ उठाकर मुझे इशारा किया। अब मेरे पास कोई चारा नहीं रह गया था। मैं चारों नाचार उसकी तरफ बढ़ गया। वो बोली, ये मेरे शौहर हैं माइकल टोबू और इनसे मिलो माइकल। ये मिस्टर एलिस ब्रॉडवे हैं। ये मुहिम जू हैं और बर्रे आज़म अफ्रीका के अंदरूनी इलाकों की सयाहत के लिए आए हैं। एलिस ब्रॉडवे ने बड़ी गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाया। मुझे भी गर्मजोशी का मुजाहिरा करना पड़ा। मुझे लकी पर सख्त गुस्सा आ रहा था। मैंने उसे अजनबियों से बेतकल्लुफ होने से मना किया था, लेकिन उसने मेरी हिदायत की कोई परवाह नहीं की थी। मुझे खदशा महसूस होने लगा कि अपने साथ वो मुझे भी मुश्किल में फंसा देगी। एलिस ब्रॉडवे ने कहा, आपकी बीवी बता रही थी कि आप लोग तफरी करने आए हैं। शीगोराय का जंगल घूमने के लिए मैंने एक मुख्तसर सा प्रोग्राम बनाया है। यहाँ से 30 मील के फासले पर एक बस्ती में मेरा दोस्त रॉक जॉन रहता है। ये प्रोग्राम उसी के साथ बनाया गया है। क्यों ना आप लोग भी इस प्रोग्राम में शरीक हो जाएं। मैं इनकार करना चाहता था, मगर लकी कमबख्त मुझसे पहले ही बोल पड़ी। बोली, क्यों नहीं मिस्टर ब्रॉडवे, ये मौका तो हमें कुदरत ने फराहम किया है कि आप जैसे मुहिम जू से मुलाकात हो गई। हम आपके साथ जरूर चलेंगे। शदीद गुस्से की वजह से मेरा खून खौल रहा था। लकी अक्ल से बिल्कुल ही कोरी होने का मुजाहरा कर रही थी। जरा सी देर की जान पहचान में किसी अजनबी के साथ जंगलों में जाने के लिए तैयार हो जाना बदतरीन हिमाकत थी, मगर अब तो तीर कमान से निकल चुका था। मुझे दिल पर जबर करके इजहार रजामंदी के तौर पर मुस्कुराना पड़ा। लकी ने एलिस ब्रॉडवे से पूछा, आप मिस्टर रॉक जॉन के पास कब जाएंगे? ब्रॉडवे ने कहा, बस तकरीबन आधे घंटे में रवाना हो जाऊंगा। लकी ने उससे कहा, ठीक है, इतनी देर में हम भी तैयारी कर लेंगे। फिर मुझसे मुखातिब होकर बोली, आओ डियर, हम लोग भी तैयारी कर लें। मैं उठकर लकी के साथ चल दिया और कमरे में पहुंचते ही उस पर बुरी तरह बरस पड़ा। मैंने कहा, समझ में नहीं आता कि तुम किस पाए की अहमक हो। आखिर इस तरह हामी भरने की क्या तुक थी? लकी ने हैरत से कहा, तो इसमें हर्ज ही क्या है? क्या तुम्हारे ख्याल में जंगल की सैर करना हिमाकत है? मैंने कहा, वो हमारे लिए कतई अजनबी हैं। हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। पता नहीं वो कौन है और जंगल में ले जाकर हमारे साथ क्या सलूक करेगा। लकी ने हंसकर कहा, तुम तो खामखा खदशात का शिकार हो रहे हो। अरे वो तो बहुत उम्दा आदमी है। मैं उसकी अक्ल पर मातम करके रह गया। इसके अलावा और मैं कर भी क्या सकता था? लकी ने दफतन चौंक कर पूछा, और हाँ, वो तुम्हारी मुलाजिमत का मामला भी तो है। तुमने कंपनी वालों को अपनी आमद की इत्तला दे दी। मैंने झुंझला कर कहा, अब तुम्हें ख्याल आया है, हालांकि ये बात तुम्हें सबसे पहले मालूम करना चाहिए थी। उसने धीमी आवाज में कहा, सॉरी, मुझे ख्याल न रहा। मैं चंद लम्हे उसे घूरता रहा। फिर मैंने शाने झटक कर बड़ी सफाई से झूठ बोला। मैंने कहा, मुझे 1 हफ्ते बाद से मुलाजिमत पर जाना होगा। वो बोली, तब तो मिस्टर ब्रॉडवे के साथ चलने में कोई रुकावट नहीं है। उनका प्रोग्राम तो सिर्फ 2 दिन का ही है। मुख्तसर सा सामान लेकर हम एलिस ब्रॉडवे के साथ उसकी लैंड रोवर जीप में रवाना हो गए। 1 घंटे से भी कम वक्त में हम शीगोराय से 30 मील के फासले पर वाक़े अफ्रीकी बस्ती में पहुंच गए। ये वो मकाम था जहां से जंगल का आगाज होता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।